नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। सड़क से लेकर राजस्थान में सत्ता के गलियारों तक जिस विधानसभा उपचुनाव की चर्चाओं का अंत ही नहीं हो रहा था और आखिरकार एक प्रश्न था जो हर एक के दिमाग में चल रहा था कि आखिरकार अंता की जनता किसके ऊपर मोहर लगाएगी। आखिरकार वो दिन आया और अंता की जनता ने मुहर लगाई है कांग्रेस की प्रमोद जैन भाया पर। तो अंता विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और स्टूडियो में हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद है मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुमन शर्मा जी मौजूद है। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस से कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर नितिन सारस्वत जी मौजूद है। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पालावत जी भी इस प्रोग्राम में मेहमान के तौर पर आए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इनके साथ में चर्चा को शुरू करें उससे पहले एक नजर डालते हैं अंता विधानसभा उपचुनाव का जो परिणाम आया है वो परिणाम क्या कुछ कहता है। अंता विधानसभा उपचुनाव पे जो परिणाम आया है उसमें कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया है, उनको 69,462 वोट मिले हैं और वो विजयी हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन है, उनको 53,868 वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय नरेश मीणा की बात करी जाए तो उनको 53,740 वोट मिले। तो इस तरीके से जो कांग्रेस की प्रमोद जैन भाया है वो विजयी घोषित हुए हैं और उन्होंने जो भाजपा के मोरपाल सुमन है उनको 15,594 मतों से हराया है। चलिए तो चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले सुमन जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं जो अंता की जनता का जो जनादेश मिला है उसको। जी सुमन जी। देखिए विकास जी, जब अंता बाय इलेक्शन अनाउंस हुआ और चुनाव के डेट डिक्लेयर हुए तो हम लोग अंता की जो स्थिति थी, क्योंकि पूरे समय अंता में सब लोग रहे, वहाँ जो सिचुएशन बना उस सिचुएशन से ऐसा लग नहीं रहा था कि हम लोग चुनाव में सेकंड नंबर पे आएंगे। सिचुएशन यही कह रहा था कि वहाँ की जनता बहुत त्रस्त हो रही है। दो इशू थे बहुत ज़्यादा। एक तो थे कि जो हमारे कांग्रेस के मित्र वहाँ जीते हैं उनके बारे में बहुत अच्छी छवि नहीं थी जो हम लोग ने प्रचार के दरमियान देखा, लेकिन रिजल्ट आया है। अंता की जनता ने जो आदेश दिया है वो सिरोधार्य है। जीत तो चाहे 1 वोट से हो चाहे 15,000 से हो, जनता ने तय किया। और लेकिन जो पूरे इलेक्शन को अगर कैलकुलेट करके देखेंगे आप तो ये अंता सीट त्रिकोणीय संघर्ष में बहुत कुछ बदल दिया। सबके एक्सपेक्टेशंस बदल गए, सबके आकलन बदल गए। जो लोग सोच रहे थे कि ऐसा होगा या वैसा होगा, वो सारे ये ट्रायंगल फाइट ने सीन को एकदम से चेंज कर दिया। बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला और राजस्थान की जनता भी सबको इसमें दिलचस्पी हो गई थी कि आखिरकार अंता की जो उपचुनाव वाली जो ये सीट है, अंता सीट है, वो कौन जीतेगा। कांग्रेस से हमारे साथ में नितिन सारस्वत जी मौजूद हैं। नितिन जी, किस तरीके से देखते हैं, जनादेश मिला है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं अंता की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो ये अंता का जो जनादेश है इसकी गूंज पूरे राजस्थान के अंदर है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री वहाँ 2-2, 3-3 बार गए, तमाम कैबिनेट मंत्री वहाँ थे, तमाम सरकारी अमला वहाँ पे था और जिस तरीके से धन बल का पूरे तरीके से उपयोग भाजपा ने किया, उसके बावजूद भी जिस तरीके से हार हुई है, केवल 128 वोट ज़्यादा है, नहीं तो तीसरे नंबर पे होते। सेकंड और थर्ड की लड़ाई पूरे 20 राउंड तक भाजपा लड़ती रही लगातार। पहले तो थर्ड नंबर पे ही थी, लास्ट में आके भी सेकंड नंबर पे आई और केवल 128 वोट थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम लगातार कह रहे थे कि 2 साल तक जिस तरीके का कुशासन आज राजस्थान में चल रहा है, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो जो वेंटिलेटर पे थी, चाहे आप तमाम स्कीमों में या तो भ्रष्टाचार है या तो स्कीम बंद कर दी गई, लेकिन इससे पहले भी चुनाव हुए हैं, 5 चुनाव हुए हैं, करना चाह रही थी मैं। चुनाव हुए हैं, उसमें आपको 1 सीट मिली थी, शायद वो 7 वो चुनाव भूल चुके और मतलब नगर निकायों को भी चुनाव आप भूल चुके। एकदम से तस्वीर ऐसे बदल गई और 90 उपचुनाव बिल्कुल उपचुनाव हुए जिसमें जीत मिली है। तो यही मैं कहती हूँ कि ये कहना कि भाई ये तो लड़ाई धनबल और जनबल की थी। बेसिकली अगर अंता का चुनाव देखा जाए तो ये जनबल और धनबल की लड़ाई थी जिसका परिणाम आपके सामने आया। ट्रस्ट है या मुख्यमंत्री के हमारे शासन से त्रस्त, ऐसा नहीं था। वहाँ लड़ाई कंप्लीटली उस मोड़ पे चली गई थी जहाँ जन और धन की लड़ाई थी। धन विजयी हुआ। जी ठीक है, हार के जो कारण है उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ में अरविंद पालावत जी मौजूद है। अरविंद जी, आप किस तरीके से देखते हैं जो अंता उपचुनाव का जो नतीजा निकल कर सबके सामने आया उसको? जी
जी बिल्कुल, देखिए विकास जी, काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव जो था वो अंता का यहाँ पर देखा गया। और अंता का चुनाव इसलिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि एकमात्र सीट पर उपचुनाव हुआ, और क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी यहाँ पर सरकार है, तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव यहाँ पर था। और इस चुनाव ने यह तय कर दिया कि सरकार के बीते 23 माह के जो कार्यकाल में जो कुछ काम हुए, क्या जनता उनसे खुश है या नाखुश है। चाहे सुमन जी कुछ भी कहें, नितिन जी कुछ भी कहें, लेकिन ये एक फैक्ट है कि सरकार को इस बात पर सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज से 23 महीने पहले तत्कालीन सरकार के जो मंत्री 5800 के आसपास जो वोटों से हार जाते हैं, वो 23 महीने में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया, ऐसा क्या कुछ हुआ और सरकार ने ऐसा क्या कुछ काम नहीं किया कि वो ही कैंडिडेट यहां पर करीब 15,500 वोट यानी करीब 3 गुना मार्जिन के साथ, ज्यादा वोटों के साथ यहां पर जीत करके आते हैं। अपने आप में बेहद सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है, चाहे धनबल हो, चाहे जनबल हो, चाहे कोई सा भी बल हो, लेकिन अपने आप में सरकार के लिए बड़ा सवालिया निशान है कि 23 महीने के कार्यकाल में ऐसा क्या कुछ हुआ कि अब जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने वोट नहीं कर करके, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे जिनके ऊपर कई तरह के आरोप जो है वो लगातार लगाए गए, कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस समय भी आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए, उसके बाद लगातार आरोप लगाए गए, तो क्या जनता तक जो काम किए सरकार ने या तो वो पहुंच नहीं पाए या सरकार पहुंचा नहीं पाई। ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें यहां पर है। जी सुमन जी, क्या जनता तक आप अपने जो कार्य किए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं अब तक 2 सालों में, क्या नहीं पहुंचा पाए? अरविंद जी का सीधा प्रश्न है। अरविंद जी, और सवाल या निशान भी एक तरीके से कि क्या नहीं पहुंचा पाए या कुछ और कारण आप मानती हैं इस नहीं, अरविंद जी का एनालिसिस, इनके सवाल जेन्युइन है, पर मैं एक चीज़ अरविंद जी को कहना चाहूँगी कि देखिए, हार के बाद चिंतन और मंथन जरूरी होता है किसी भी पार्टी के लिए, और हम लोग के लिए भी अलार्मिंग है कि ऐसा क्या हुआ। परंतु जब जो लोग अंता में रहे हैं और जो लोग इस चुनाव को सामने से देखे हैं, वो हम लोग आपको बताना चाहते हैं। उन्होंने एक सवाल उठाया कि 5,000 से एकदम 15,000 का मैंने जंप कैसे लगा। मैं आपको बता रही हूँ कि अंता में कंप्लीटली पार्टियां ऐसी हो गई थी, पार्टियां वैल्यू नहीं रख रही थी। वहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट ये सीन क्रिएट कर रहा था वहाँ कि जो जितना पैसा उड़ाएगा उसकी शक्ति बढ़ेगी, ये दिख रहा था, क्लियर कट दिख रहा था। हम लोग को लास्ट में अनुमान भी हो चला था कि यहाँ जिस प्रकार से पैसे खोले गए थे, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कई जगह पैसे बांटते हुए कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ लोग भी पाए गए थे। तो जो हम लोग का बार बार कहना, हमने अपने काम को नीचे तक पहुँचाया। अगर नीचे तक काम नहीं पहुँचता तो अंता को छोड़े, रेस्ट ऑफ राजस्थान में इतने चुनाव हुए, तो 2 सालों में इतने सारे चुनाव बाय इलेक्शन हम लोग जीते भी तो सही है। अगर जनता तक काम नहीं पहुंचता या सरकार के रिस्पांस अच्छा नहीं होता तो वो भी चुनाव हम हारते। वो कांग्रेस बिल्कुल सुनने पे क्यों आ गई? तो इसलिए ये सवाल उठाना कि हम लोग अपने बिल्कुल नीचे तक नहीं जा पाए। अंता का चुनाव बिल्कुल, मैंने बताया कि ट्रायंगुलर फाइट में हमारा ये चुनाव फंस गया। जनता बहुत असमंजस में थी और धन बल जनबल, जो बार बार मैं कहना चाहती हूँ, उसी की लड़ाई में उसी मत जी नितिन जी, धनबल बनाम जनबल में धनबल की विजय हुई है, देखिए सुमन जी मैं बिल्कुल सही कह रही हैं सुमन जी, लेकिन सुमन जी नैरेटिव गलत सेट कर रही हैं, क्योंकि धनहित बनाम जनहित। आज यहाँ पे तमाम तरीके से गुजरात बगल के प्रदेश से आके व्यापारियों को सब कुछ दिया जा रहा है और जनहित की कोई बात नहीं की जा रही। तमाम जनहित की जो योजनाएं थी उनको बंद कर दिया गया या तो उनको खत्म कर दिया गया। मैं पिछले 7 दिन की, मैं आपको पिछले 7 दिन की खबर सुनाता हूँ। मैं केवल, आप सुनिए, केवल पिछले 7 दिन की, बिल्कुल अन्नपूर्णा रसोई में आपने भ्रष्टाचार देखा, पन्नाधायक बाल गोपाल योजना में तमाम तरीके के भ्रष्टाचार आए। आपने देखा जो बच्चों को पढ़ाई करने वाली स्कॉलरशिप हो चाहे पेंशन हो उनको कम कर दी गई। कैंसर जैसी बीमारी के लिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी विकास जी क्या लगता है आपने मुझे समझ नहीं दिया। नितिन जी, आपको मुझे समझ नहीं पड़ेगा। जी, उसको बंद करना बहुत अनिवार्य होता है। आप समय भी नहीं दिया आपने, बिल्कुल नितिन जी, लेकिन चलिए, आप अंता उपचुनाव जीते हैं, लेकिन अब तक जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की जो एकजुटता है वो नजर नहीं आई। चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, सरपंच के चुनाव हो, विधानसभा में जो उपचुनाव हुए वो हो, उसमें कहीं पर भी एकजुटता नजर नहीं आई। आप अंता उपचुनाव की बात कर रहे हैं, अगर बिहार का भी आज ही रिजल्ट आया, बिहार की बात करी जाए तो आप 4 सीटों पे चल रहे हैं, तो क्या ये विश्लेषण ही करते रहेंगे या कुछ और भी होगा? देखिए दिक्कत क्या है कि हम लोग एक लेंस से जब देखते हैं ना कि जब यहाँ पे मीणाओं में सबसे बड़े नेता अगर कोई राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा जी, वो एक भी दिन नहीं जाते हैं तो हम मानते हैं कि इनके अंदर फूट नहीं है। वसुंधरा राजे जी एक भी मीटिंग में नहीं आती है तो हम नहीं मानते कि फूट है। लेकिन यहाँ हमारे नेता जब फर्स्ट डे पूरे एक मंच पे होते हैं, एक साथ लड़ते हैं, पूरा संगठन वहां लड़ता है, तो उसको कहते हैं फूट। ये केवल एक नैरेटिव सेट करने की एक कोशिश होती है।
आप मैं तो सबका सुनता हूं, सुनिए क्या मेरी बात सुनिए। नितिन जी, देखिए ना, गहलोत नितिन जी, क्या स्थिति है? नरेश मीणा के आने से अंता में क्या नितिन स्थिति जी, है? नरेश क्या स्थिति नितिन है? जी, आपके जो राजस्थान के अंदर प्रभारी क्या हैं स्थिति थी उनको भाषण कि नहीं सीएम देने नोट दिया, कर रहे हैं। ये तो देखा ना सीएम लोगों ने। नितिन जी, सीएम नितिन पर्ची जी, में अगर नोट कर रहे हैं नितिन जी, और नितिन पूर्व जी, मुख्यमंत्री बता रही है नितिन जी, ठीक है, नितिन जी, नितिन जी, 2 साल बाद वो स्थिति है। नितिन जी, 2 साल बाद होने के बाद में इस चीज को आज तो ये अच्छे स्थिति से है। आप लोग को लेना नहीं, चाहिए। नितिन जी, आप नितिन गलत जी, नहीं मानना ये चाहिए। नितिन 2 जी, साल बाद में आप जो 2 नोट साल करवाने की स्थिति आपने काम नहीं किया। मैं फिर वही कह रहा हूं। अरे तो फिर देखिए, बाकी क्यों अपराधी नहीं छवि- जीते? अगर दो आप साल नितिन जी, एक नितिन से जी, बीस- नितिन जी, एक नितिन जी, से बीस धनवर से नितिन तो जी, आप आ रहे हो। नितिन जी, नितिन जी, नितिन जी, एक सीट निकल गई। आप- तो आप बहुत खुश हैं। अरे नितिन जी, आपका नितिन कोई जी, योगदान नहीं है। नितिन ये जी, सीट नितिन जी, निकल अब मेरी गई, बात कांग्रेस सुनिए, का कोई सुमन जी, योगदान सुमन नहीं जी, है। कांग्रेस का नितिन जी, योगदान अरे है, नितिन जी, योगदान है। ये तो राजस्थान की धनवर का जनता का योगदान आप है। अगर दोनों एक साथ में बोलेंगे, आप दोनों एक साथ में बोलेंगे तो किसी का कुछ भी देखिए, देखिए, नितिन जी, एक एक करके बोलिए, नितिन जी, नितिन जी, नितिन जी, सुमन जी, नितिन जी, नितिन जी, आप जीता राजस्थान की जनता की जीत है। नितिन जी, बिल्कुल नितिन जी, कांग्रेस अगर आप की दोनों जीत एक साथ में बोलेंगे, आप दोनों अगर एक बताओ। साथ में बोलेंगे तो इस चर्चा का कोई देखिए, महत्व नहीं रहेगा। नितिन जी, मैंने नितिन जी, मैंने शुरुआत से नितिन किया जी, है। मैंने नितिन शुरुआत जी, से बोलने की अरे नहीं दी है। नितिन जी, सिंपल सा सवाल है। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई है, तो फिर आप सत्ता में क्यों नहीं आए? इतनी बुरी हार कैसे हुई? क्यों 6 बीजेपी महीने सत्ता में आई? पहले पीछे नहीं भी नितिन नहीं जी, देखो ना। आपको अपनी योजनाओं पर अगर इतना ही गर्व है, विकास जी, इतना ही 6 महीने जनता पीछे ही प्रोत्साहित, देखो ना। इतना ही कैसा जनता क्या अगर मान चमत्कार हो रही गया, है इनको तो 2 साल का आप सत्ता काउंटिंग में क्यों चालू नहीं कर है दी फिर? है। मैं इसको जवाब देना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्या नाम से उस समय 1.5% वोट शेयर के अंतर से हम लोग यहाँ अब सत्ता ये से वोट गए। लेकिन लास्ट में लेकिन जब सुनिए छह मेरी महीने बात बचते सुनिए, हैं, आप बात तो 2% सुनिए, दो आप मेरी प्रतिशत बात छह सुनिए, महीने बचते हैं। आप मेरी बात सुनिए, वोट क्योंकि चोरी, उस समय बीजेपी ने कहा, क्योंकि ये सब बीजेपी ने आरोप कहा लगे कि जब ये हमारे नहीं आते ही आते हैं, डीजल तो और अब अंता में पेट्रोल ये सारी गुजरात के चीजें बराबर नहीं हम कर देंगे। अब ना हमारे आते ही हम हैक किसानों को हुआ 12,000 रुपए ना देना शुरू वोट कर चोरी देंगे। हुई, कन्हैया ना लाल कुछ को हो झूठ गया। बताया कि ठीक है, 5 ठीक लाख है, रुपए अरविंद जी, का रुख हमारे करते आते ही हैं। कन्हैया ठीक है, लाल को कर देंगे। नितिन जी, ठीक आप है, तरीके ऐसे के हथकंडे कन्हैया ऐसे लाल अगर के बाद दोनों भी तो आप लोग ऐसे अगर गए आरोप सत्ता से प्रत्यारोप बाहर। लगाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। देखिए चलिए, दिक्कत अरविंद क्या जी, है अरविंद जी, कि अरविंद जी, मेरे अरविंद जी, बोलते जनता ही में वोट चोरी मेरे नहीं हुआ बोलते ना। ही मौजूद है। मेरे अरविंद बोलते ही जी, चोरी नहीं हुई आप ना। शुरू करवा अरविंद जी देते हैं। हमारे साथ AVM में मौजूद हैक है। नहीं हुआ ना जब अंता भी में। नितिन जी, ये तो नितिन जी, बताइए, ये भी तो नितिन। गलत है। जब भी आप हारते हैं तब ईवीएम पे आरोप लगा देते हैं, कभी वोट चोरी का आरोप लगा देते हैं, लेकिन आप जीतते हैं तब इन आरोपों से दूरी बना लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा विकास जी आप सवाल मुझे है। बोलने का तो मौका नहीं, दीजिए। बिल्कुल बिहार बोलने की का तो मौका आप मिलेगा। नहीं करेंगे। बिल्कुल बोलने का मौका दे रहे हैं। देखिए, आप स्थिति क्या अगर है? इस आप तरीके पूरी से डिबेट उठा के देख लीजिए, मेरे नितिन जी, बोलते ही मुझे बोलने नहीं दिया जा नितिन रहा जी, कि अगर आप इस बोल तरीके नहीं हो रहा है। बिल्कुल बोलने का मौका मिलेगा। बोलो, फिलहाल बोलो। नहीं, आप चाहे तो डिबेट देख लीजिए। फिलहाल अरविंद पालावत जी हमारे साथ में। अरविंद जी, आप इस पूरे चुनाव का विश्लेषणात्मक तौर पे अगर देखा जाए तो आप किस तरीके से देखते हैं? जी अरविंद जी। जी बिल्कुल, देखिए इस चुनाव की यदि हम बात करें तो ये चुनाव जो था अपने आप में जिस तरीके से त्रिकोणीय संघर्ष की बात सुमन जी भी कह रही हैं, तो बिल्कुल त्रिकोणीय संघर्ष था। लेकिन चुनाव की जिस दिन शुरुआत थी, जिस दिन चुनाव के घोषणा होती है, उस दिन से लेकर के और आज तक की यदि हम बात करें तो पहले दिन से बीजेपी यहाँ पर कॉन्फिडेंट थी, कांग्रेस यहाँ पर डिमोरलाइज थी। कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट सबसे पहले उतारा, उसके बाद में क्योंकि नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट थी। उनको ये लग रहा था कि नरेश मीणा जो है कांग्रेस को पूरी तरह से डैमेज करेंगे। लेकिन अब जब चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं तो हालात कुछ उलट है कि नरेश मीणा ने कांग्रेस की बजाय बीजेपी को ज्यादा डैमेज कर दिया। और जहां पर बीजेपी का वोट बैंक हुआ करता था, जो अंता सिटी का जो वोट बैंक हुआ करता था, जो कस्बे का वोट बैंक हुआ करता था, वो वोट बैंक जो है वो भी खिसक करके और जो कांग्रेस है उसकी फेवर में हो गया। साथ ही जो मीणा वोट बैंक जिसकी बात है, क्योंकि कंवरलाल मीणा आज से 23 महीने पहले चुनाव जीतते हैं और वो पूरा वोट बैंक जो था वो कंवरलाल मीणा के साथ में यानी बीजेपी के साथ में चला गया। और ऐसे में जो युवा वोट बैंक था, वो युवा वोट बैंक भी उस समय बीजेपी के पूरी तरह से साथ में था। लेकिन नरेश मीणा ने जिस तरीके से उनकी राजनीति रहती है, जिस तरह से आक्रामक राजनीति रहती है, युवाओं के मुद्दे लगातार उठाए, तो उन चीजों को लेकर के जो युवा थे, जो बीजेपी के साथ आने वाले थे, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गए नरेश मीणा की तरफ। और नरेश मीणा ने बड़ा जो नुकसान है वो बीजेपी को किया, क्योंकि बीजेपी पहले से ओवर कॉन्फिडेंस में थी। बीजेपी को लगता था कि चुनाव हम जीतेंगे, और जिस तरीके से सरकार की ओर से जो कुछ प्रयास किए जाने थे, तमाम जिस प्रयास जो थे वो किए गए, और प्रचार जो है वो बेहद अच्छी तरीके से किया गया। खुद मुख्यमंत्री ने प्रचार किया, कांग्रेस जो थी वो लगातार प्रचार करती थी। आप देखिए नेता प्रतिपक्ष वहां पर करीब 5 दिन तक रुकते हैं, 24 सभाएं करते हैं, तो कांग्रेस को डर था कि सीट हमारी चली जाएगी। उत्तर ले लेते हैं सुमन जी। नरेश मीणा ने क्या कोई त्रिकोणीय मुकाबले में क्या समीकरण बिगाड़े हैं बीजेपी के लिए? क्या लगता है? देखिए, ये बिल्कुल विकास जी, ये हम सब लोग के लिए बहुत ही चिंता का विषय है जी। क्योंकि जैसा बता रहे थे कि भाई हम लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन ये था कि चुनाव रणनीति से लड़ी जाती है, उस रणनीति से हम लोग चुनाव लड़ भी रहे थे। हमारे 2 वहाँ रोड शो हुए, 2 बार मुख्यमंत्री आए,
परंतु नरेश मीणा जो फैक्टर है, इसी ये विषय जो ट्रायंगुलर फाइट को बहुत सीरियसली बना दिया है। हमें लग रहा था, हमारे आकलन ये कह रहे थे कि हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन अंततः जो अब चिंतन का विषय है और ये चिंता का विषय है कि नरेश मीणा फैक्टर पार्टी को किसको ज़्यादा डैमेज किया। सीधे अगर रिजल्ट देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इससे जो युवा फैक्टर जो बता रहे हैं, मैं इसको स्वीकार करते हुए गुरेज नहीं होगा, बिल्कुल मैं स्वीकार भी करती हूँ, नरेश मीणा हम लोग के लिए चिंतन का विषय बनेंगे और इस पर चिंता भी की जाएगी और इसमें सारी चीज़ों का क्या। लेकिन मैं अभी भी कांग्रेस के मित्र से सहमत नहीं हूं कि ये 2 साल के कार्य की उपेक्षा के कारण ये हुआ, इसको मैं नहीं मानती। अंता का चुनाव एक ट्रायंगुलर पॉइंट पे लड़ा जा रहा था और ट्रायंगुलर पॉइंट में ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आते हैं और वो रिजल्ट आए हैं। जी नितिन जी, आपका क्या कुछ कहना है? नरेश मीणा ने जिस तरीके से लगातार जितने भी राउंड की गणना हुई, लगातार वो बने रहे सुन के। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, नहीं तो कोई इस तरीके की बातें नहीं करता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था प्रचार करते टाइम भी कि ये जो चुनाव है ये हमारी 2 साल के कार्यकाल और हमारी जितनी भी सफलताएं हैं उसके ऊपर मोहर लगाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था आप चाहे तो तमाम बयान निकाल लीजिए, आपने भी तमाम डीडी पे ये चलाया था कि ये 2 साल का क्या नाम से टेस्ट है और आज जब टेस्ट में फेल हो गए तो ये पेपर सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो आज कह रहे हैं कि चीजें खत्म हो गई। एक विधानसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी बचाई लगी हुई थी, क्योंकि वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, संतरी वो कहते हैं नितिन जी, नितिन जी बिहार में कहां खो गई उसमें चर्चा नहीं हो रही है। बिहार जैसे नितिन जी कांग्रेस कहां खत्म हो गई उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सीट पे इतने प्रफुल्लित होना लेकिन मुझे लगता है उचित नहीं है। बिहार में बहुत जी ठीक है, जी ठीक है, जी 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 एक सीट पे इतने जी एक जीत से सुनिए 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 एक बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल एक जीत, वो कहते हैं, वो एक उक्ति भी है, वो एक कहावत भी है कि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता और अगर एक हार भी मिल गई तो किसी का मुकद्दर नहीं बिगड़ता। सबसे बड़ी बात है विश्लेषण करने की। जी बिहार में कितनी बुरी बिहार है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बिल्कुल बिहार पार्टी है ना, बिहार की राजनीति में बिहार का देखा जाए निकाली थी, आज जो बिहार की जो हालत है निकाली थी ना, बिहार की जो हालत है, लगातार बिहार में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रचार किया जा रहा था, लेकिन जो बिहार का जो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अंता में जिस तरीके से ताल ठोक रहे हैं, अरे बिहार में तो बिल्कुल जीत गए और बोल रहे हैं बिहार में तो बिल्कुल एक तरीके से साफ हो गया है आपका बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया, उनके हो ऊपर गया, तो सोचिए इसमें इतना खुश मत होइए। इसके अलावा कितने राज्य हैं, राज्य की विधानसभाएं हैं। आप लोकसभा में अगर पिछले 15 साल की बात करी जाए तो लगातार आप विपक्ष में बैठ रहे हैं, राज्यों की विधानसभाओं में आपके पास में जनादेश नहीं है, जिला स्तर के चुनाव हो रहे वहां पे नहीं। इन सब चीजों पे विश्लेषण कब होगा? आप अंता में जिस तरीके से ताल ठोक रहे हैं, अगर दूसरी जगह भी अगर इस तरीके से ताल ठोके तो क्या कुछ बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे? देखिए विकास जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आपने कहा कि नगर निकाय के चुनाव हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज तक ये सरकार ने नहीं कराए, क्योंकि उन्हें ग्राउंड स्थिति पता है, आप उसको चर्चा नहीं करेंगे, आप उस एनालिसिस को नहीं मानेंगे। मैं मानता हूं कि सुमन शर्मा जी जैसे जो नेत्री है, मैं उनको बहुत लाइक करता हूं। इन जैसे लोगों की जो उपेक्षा हुई इस सरकार के अंदर, ठीक है, ये लोग काम करने वाले लोग थे, वो आप दूसरे कारण रहे, लोगों को साइडलाइन किया गया। आप कौन सी पार्टी में किसकी अपेक्षा और किसकी उपेक्षा हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी पार्टी में देखिए ना, आपकी अपनी पार्टी में देखिए। मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं। आप अपनी पार्टी में देखिए कितने धड़े हैं, कितनी गुटबाजियां हैं। जूली और डोटासरा जी, वहां पर क्या उपेक्षा हो रही है ये देखो। तमाम आप वीडियोस और फोटोज निकाल के देख लीजिए। हमारी चिंता मत करो, अपनी चिंता करते, आप अपनी चिंता करो, आपकी चिंता करना मेरा हक है। आपसे क्या चिंता करो, पालावत जी, ठीक है ठीक है आपकी चिंता में ठीक है ठीक है, अरविंद जी ठीक है ठीक है, अरविंद जी अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस जिस तरीके से, ठीक है अरविंद जी से जवाब ले लेते हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से ताल ठोक रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में पूरे तरीके से कांग्रेस साफ होने जा रही है, क्या कहना है आपका? क्या जी बिल्कुल, देखिए बिहार के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बेहद ज़्यादा चिंताजनक हैं और
चिंता होनी भी चाहिए, चिंता लाजमी है कांग्रेस की इस वक्त, और अभी भी यदि चिंता नहीं करते हैं तो वो दिन दूर नहीं होगा जब कांग्रेस का पूरी तरह से जो सफाया हर राज्य से होगा। अब तो गिने चुने राज्य बचे हुए हैं, कुछ राज्यों में अब सरकार बची हुई, तो ऐसे में कांग्रेस को जरूर इस पर विचार करना होगा। लेकिन अंतः चुनाव का जो परिणाम आया, क्योंकि नितिन जी इस वक्त काफी खुश हैं और लगातार कई बातें भी कह रहे हैं, तो इतना खुश होने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि देखिए, चुनाव का परिणाम है, चुनाव का नतीजा है, वो आता है तो बेहद खुशी होती है, लेकिन आपको यह भी सोचना होगा कि इससे पहले के जो उपचुनाव वो क्यों हारे, साथ ही जो पिछला चुनाव था उसके हार के जो कारण थे, अब जनता आपको एक्सेप्ट कर रही है तो आपको इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जनता के लिए अब वेलफेयर में क्या कुछ जो काम है वो यहां पर करें, और विपक्ष की जो एक सक्रिय भूमिका है वो देखिए नहीं निभाई जा रही है राजस्थान में। मैं लगातार कवरेज कर रहा हूं, चाहे असेंबली के कवरेज हो, चाहे विधानसभा सत्र के कवरेज हो, हम देख रहे हैं वहां पर अगर आप मजबूती से नहीं मुद्दे उठाएंगे तो जनता जिस तरीके से आज बीजेपी को नकार रही है सत्ता में होने के बावजूद, तो आप तो फिलहाल सत्ता में भी नहीं है, आपको भी यदि 2028 में जब चुनाव होंगे उस समय वापस से नकार दिया तो क्या कुछ होगा। और अंता का जो चुनाव था, देखिए जाहिर सी बात है चुनाव जीता है कांग्रेस ने और ये अपने आप में एक बड़ी खुशी जो है वो कांग्रेस के लिए होगी, लेकिन बीजेपी के लिए जरूर एक मंथन का विषय है। लेकिन ये बहुत ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि इससे कोई बहुत बड़ा जो चेंजेस है वो राजस्थान की राजनीति में देखने को मिलेगा। लेकिन राजस्थान की राजनीति को ने एक मैसेज दे दिया है सुदृढ़ लोकतंत्र का कि चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो उपचुनाव में जीत हार जो है वो किसी की भी हो सकती है। और जिस तरीके से हमेशा ईवीएम की बात कही जाती है, तो मैं तो विकास जी यहाँ पर ईवीएम को सबसे ज्यादा बधाई देना चाहूंगा कि उस पर किसी तरह का आरोप इस बार नहीं लगा कि ईवीएम जीत चुकी है, जनता तो जीतेगी और प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन इस चुनाव में ईवीएम जरूर जीती है जी, क्योंकि प्रशासनिक दुरुपयोग का जो आरोप है वो लगातार आज भी जो पीसीसी चीफ डोटासरा उन्होंने लगाया। लेकिन यदि प्रशासनिक रूप से यदि धनबल बाहुबल और ये सब बलों का यदि उपयोग होता तो ईवीएम के ऊपर भी वो उपयोग हो सकता था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उससे पहले एक जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जो प्रमोद जैन भाया है, उन्होंने जो जीत हासिल करने के बाद में क्या कुछ बोला है, हमारे संवाददाता मोहम्मद अतीक ने उनसे बातचीत की, आइए उनको देख लेते हैं। प्रमोद जैन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करें। सर, आप चुनाव जीत चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जनता का आशीर्वाद है, मेरे लिए बहुत बड़ा। जनता ने मेरे ऊपर भरोसा जताया, मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, इन तीनों दायित्वों को मैंने पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी और इस कार्यकाल में भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बहुत सारी चीजें हलचल हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि क्या कुछ होगा, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या कौन से मुद्दे थे जिनसे आपको जीत मिली? मैंने तो जो जनता की को अंतर विधानसभा की जनता को जो मैंने देवतुल्य मान के सेवा की है, ये उसी का परिणाम है। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो चुनाव था वो अंता की जनता ने जीता है। इन्होंने जनता के बीच में जाकर जो कार्य किए थे, उन्हीं कामों की बदौलत आज अंता की जनता ने इनको ये बहुमत दिया है, जिसकी वजह से ये विधायक बन सके हैं। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज़ 12। जी सुमन जी, वैसे इस हार से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बावजूद भी जो हार का मंथन है वो किस तरीके से होगा और विश्लेषण किस तरीके से होगा, क्योंकि हम ये देखते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई छोटे से छोटा जो चुनाव लड़ती है उसमें भी पूरी जी जान लगाती है। जी सुमन जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारा संगठनात्मक स्तर बहुत ही उच्च कोटि का है अन्य पार्टियों की अपेक्षा, विशेषकर कांग्रेस से। वहाँ संगठन का कोई आपको वो दिखेगा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी के रूप में कैडर बेस कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हर विषय पे हम चिंतन मंथन करते हैं। हमारा ये नहीं कि जीत से बहुत उत्साहित हो गए और हार से बहुत डिमोरलाइज हो गए, ऐसा नहीं होता। दोनों ही स्थितियों में हम लोग चिंतन मंथन करते हैं। जीत की भी एनालिसिस करते हैं तो हार की भी एनालिसिस होती है। बिल्कुल होगी एनालिसिस। आप संगठन स्तर पे, पार्टी स्तर पे, इस सब पे होगा कि ऐसा क्या हुआ इतना सारा चीज़ होने के बावजूद। लेकिन जो मैं बार बार आप लोग को करती हूँ ना कि अगर हम वहाँ ट्रायंगुलर फाइट में नहीं अटकते तो जीत हमारी थी, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट ने हमारा सीन बदला। उसके बावजूद भी हम इस पे चिंतन मंथन करेंगे, पार्टी स्तर पे गंभीरता से इस पे विचार की जाएगी कि क्या कारण रहा और उस कारण को दूर करने की चेष्टा की जाएगी। जी बिल्कुल। नितिन जी, अंततः तो आप जीत गए, आगे क्या कुछ कांग्रेस का संगठन है उसमें कुछ परिवर्तन होने वाला है, जो एकजुटता है वो दिखाई देगी, या कौन सी चुनौतियां जिनका सामना
अब करना बाकी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने लगातार चुनावों के विश्लेषण किए हो, आपने आज तक किसी से सुना हो किसी बड़ी पार्टी से कि ट्रायंगुलर फाइट होने के कारण हम लोग कमजोर पड़ गए, तो अगर ये बात अगर कही जा रही है तो यही अपने आप में मुझे लगता है कि एनालिसिस करने का एक सब्जेक्ट है। आप उसको सोचना चाहिए कि एक पार्टी जो सत्ता में है और वो कह रही है कि त्रिकोणीय मुकाबले के कारण हम हार चुके हैं, तो मुझे लगता है कि मैं तो राजनीतिक रूप से अभी बहुत नया हूँ, तो ये किस तरीके की भावना को व्यक्त करता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस विपक्ष का काम नहीं कर रही है, मैं ये कह रहा हूं कि आज चाहे प्याज के दाम खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी आवाज उठाने का काम किसने किया? आरडीएचएस उठाने का किसने काम किया? कब सीरप से हमारे बच्चे जिस तरीके से चले गए, एसएमएस में जिस तरीके से रात हो गई, उसके उठाने का काम किसने किया? आरडीएचएस क्या हुआ ये उसको किसने उठाने का काम किया? तमाम तरीके के सवाल जो राइजिंग राजस्थान, देखिए ये आवाज दबाने की कोशिश है, लेकिन वोट की चोट को आप रोक नहीं सकते। आप मुझे स्टूडियो में रोक सकते हो, आवाज दबाने राजस्थान की जनता को आप इसके बाहर नहीं रोक सकते। और बिहार में भी बता रहा हूँ, जब आप पैसा बिहार में आप बिहार में के अंदर जब बिहार में जनता की जो नब्ज है, अरे सुनिए तो सही, बिहार में जो बिहार आप अलवर में जाके देखिए एक बार, और जोधपुर बीकानेर में जाके देखिए, विपक्ष के तौर पे, मैं कह रहा हूं के तौर पे मैं बिहार के अंदर मैं सवाल पूछा था, मैं बिहार के अंदर कह रहा हूं कि अगर अर्जुन जी ने अभी सवाल पूछा है कि तो जब हम लोगों ने सरकार में थे, विपक्ष के तौर पर सही आप अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा पा रहे? अरे सुनिए, जब विपक्ष के तौर पर 62 पहली बात तो जब हमारे यहाँ सरकार थी राजस्थान में, तमाम तरह की हमारी जो योजनाएं बंद कर दी गई, लेकिन यहाँ पे 10,000 रुपए तुरंत धड़ल्ले से देते गए, कोई दिक्कत नहीं। आप 10,000 रुपए दीजिए, 62 लाख टारगेटेड वोटों को डिलीशन हुआ और 12 लाख वोटों को 12 लाख वोटों को जोड़ दिया गया। अगर 1 लाख रुपए दीजिए, मैं कह रहा हूँ आपको सशक्तिकरण 4 साल 10 महीने याद दिया है, आपको सशक्तिकरण 4 साल 10 महीने याद दिया है, ठीक है। देखिए जो परिणाम है, जो चुनाव परिणाम है, जो चुनाव परिणाम है वो जनता का जनादेश है। अरविंद जी ठीक है अरविंद जी जो दोनों पार्टियों ने अरविंद जी ठीक है अरविंद जी, जो जनता का अब जनादेश मिला है अंता में, उसको लेकर दोनों पार्टियों में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? जी अरविंद जी, आप दोनों बोलेंगे किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, आप दोनों बोलेंगे किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। सुमन जी, अरविंद जी आप बोलिए, अरविंद जी आप दोनों बोलेंगे साथ में। जी ठीक है अरविंद जी अपना जवाब दीजिए। अरविंद जी आप दोनों अगर साथ में बोलेंगे, आप दोनों अगर साथ में बोलेंगे, चर्चा की जा रही है, दोनों अगर मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में अरविंद जी जो आवाज है वो मैं ही नहीं सुन पा रहा, तो जनता आपकी आवाज किस तरह से सुनेगी? विकास जी एक बार आप सवाल बिल्कुल जरूर करना पड़ेगा। अरविंद जी, जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि हम हार का एनालिसिस करेंगे, वहीं कांग्रेस एक जीत से कुछ जिस तरीके से उनका कहना है कि विश्वास हुआ है, विश्वास नया पैदा हुआ है कि इसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे, और जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, वहीं बिहार के चुनावों की बात करी जाए तो कांग्रेस की जो दशा और दिशा पूरे तरीके से उलट गई है। इन जो दोनों ही परिस्थितियां, चाहे अंता की बात करो चाहे बिहार की बात करो, देखिए विकास जी, कांग्रेस को यदि कहीं पर अपनी जमीन दिखती है पूरे देश में, तो वो एकमात्र अब राजस्थान एक ऐसा राज्य बचा है जहां पर कांग्रेस को लगता है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं हम फाइट में आएंगे और जीत करके अपनी सरकार है वो यहां पर बना पाएंगे। और देखिए, जनता ने आपको, कांग्रेस को एक मौका दिया है कि आप सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाएं। जनता ने आप पर विश्वास जताया, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप जनता के जो तमाम जो मुद्दे हैं उनको विपक्ष में रह करके सक्रियता से निभाएं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, चाहे वो चूक डिलीवरी में हुई हो, चाहे वो आपकी चूक जो है वो जनता तक जो योजनाएं हैं वो पहुंचाने में हुई हो, या जनता के काम नहीं हुए हो, कहीं ना कहीं आपकी जो चूक है वो हुई है, उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। और किस तरह से हम बेटरमेंट जो है राजस्थान का कर सके, राजस्थान के बेटर के लिए हम किस तरह से काम कर सके, वो जरूर अब सरकार को यहां पर सोचना होगा। सरकार के लिए हम लगातार सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अंता में जरूर हुआ है। केवल त्रिकोणीय संघर्ष एकमात्र आधार नहीं है यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार का। जी बिल्कुल, हार के कई पहलू हैं, उनके ऊपर बिल्कुल विचार मंथन करना होगा। फिलहाल डीडी न्यूज
राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप तीनों एक्सपर्ट इस प्रोग्राम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।